हेलो एवरीवन, आप सबका स्टडी आईक्यू में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपसे एक क्रीमियन क्राइसिस 2014 में जो हुआ था उसके बारे में डिस्कस करूंगा और रशिया का जो मिलिट्री इंटरवेंशन था यूक्रेन में उसके बारे में भी हम बात करेंगे। माय नेम इज़ डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ एंड आई एम अ फैकल्टी फॉर जनरल स्टडीज़ एट स्टडी आईक्यू। आपको बता दूं कि एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के लिए जो हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज अवेलेबल हैं वो अब सीडीएस और क्लैट और केवीएस एग्ज़ाम्स के लिए भी मिल रहे हैं। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं और आज से 30% डिस्काउंट, ईयर एंड डिस्काउंट स्टार्ट हो गया है स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेज दोनों पर। देखिए, शुरू करते हैं मैप से। सबसे पहले देखेंगे कि यूक्रेन की लोकेशन क्या है। तो ये यूरोप का मैप है, इसमें यूक्रेन यहाँ पे दिख रहा है जो कि यूरोप का सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज, अगर हम रशिया को हटा दें। रशिया वैसे सबसे बड़ा होता है लेकिन क्योंकि रशिया आधा यूरोप में है आधा एशिया में है तो यूक्रेन सबसे बड़ा देश है एरिया के हिसाब से। बहुत बड़ा फूड ग्रेन्स का एक्सपोर्टर है। काफ़ी वहाँ पे गेहूँ और अन्य प्रकार के खाद्यान्न पैदा होते हैं और उन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है। दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक है यूक्रेन। थोड़ा सा हम जूम करके देखेंगे तो यूक्रेन का मैप तो आप देखेंगे ये है क्रीमिया जो कि यूक्रेन के दक्षिण में स्थित है और इसे क्रीमियन पेनिनसुला भी कहा जाता है, क्रीमिया का पठार, क्योंकि ये एक पठारी इलाका है, थोड़ा सा उठा हुआ है ज़मीन से ऊपर और ब्लैक सी के किनारे ये स्थित है। इसके तीनों तरफ ब्लैक सी है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो छोटा सा समुद्र आपको दिख रहा है इसका नाम है सी ऑफ एजोव और सी ऑफ एजोव और ब्लैक सी को कनेक्ट करने वाले इस स्ट्रेट का नाम है कर्च स्ट्रेट। तो ये था कर्च स्ट्रेट, ये है सी ऑफ एजोव और ये है ब्लैक सी। इस मैप में थोड़ा हम और जूम इन करके अगर देखें तो ये सिर्फ क्रीमिया का मैप है। तो क्रीमिया के कुछ इंपॉर्टेंट शहर, वहाँ का कैपिटल सिम्फेरोपोल, वहाँ का बहुत ही इंपॉर्टेंट समुद्र किनारे पे स्थित शहर सेवास्तोपोल जिसका नाम आपने शायद न्यूज़ में सुना होगा, उसके अलावा कर्च और फियोडोसिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूक्रेन से जुड़ा हुआ है क्रीमिया लेकिन रशिया से जुड़ा हुआ नहीं है। रशिया और क्रीमिया के बीच में समुद्र है लेकिन यहाँ पे यूक्रेन के साथ यहाँ पे इसका ज़मीन से लिंक है। रेलवे लाइन्स आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी लाइन आ रही है। इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादातर क्रीमिया की यूक्रेन से ही आती है और यूक्रेन से फिजिकली क्रीमिया जुड़ा हुआ है। तो हम बात करेंगे मार्च 2014 की जो घटना हुई थी जिसमें एक जनमत संग्रह कराया गया, रेफरेंडम कराया गया क्रीमिया में और उस रेफरेंडम का नतीजा ये रहा, वहाँ के लोगों ने वोट डाला कि हमें रशिया को ज्वाइन करना है और इसी के तहत रशिया से क्रीमिया जुड़ गया। इसे दुनिया ने कहा एनेक्सेशन, यानी कि आपने क्रीमिया पे कब्जा किया है, ऐसा रशिया पे आरोप लगाया। लेकिन रशिया कहता है कि क्रीमिया के लोगों ने खुद वोट डाल के कहा है कि हमें रशिया में ज्वाइन करना है। इसके बाद यूक्रेन के दक्षिण और पूर्वी हिस्सों में इंडिपेंडेंस की डिमांड उठी। उन्होंने कहा कि हमें भी अलग होना है यूक्रेन से और वहाँ पे एक लड़ाई शुरू होती है जिसमें डोनेस्क जो एरिया है वहाँ के लोकल मिलिशियाज वो लोग होते हैं जो कि आर्मी नहीं है लेकिन उन लोगों के पास लड़ाई की ट्रेनिंग है और वो हथियारों से लैस हैं। ऐसी एक फ़ौज को मिलिशिया कहा जाता है, यानी कि ये प्रॉपर आर्मी नहीं है, ये एक लोगों का दल है जिसके पास हथियार हैं और उन्हें ट्रेनिंग है हथियार चलाने की। इन मिलिशियाज ने यूक्रेन की फ़ौज के साथ लड़ाई शुरू कर दी और इनका सपोर्ट किया रशियन मिलिट्री ने। हालांकि कोवर्ट सपोर्ट था, यानी कि छुप के सपोर्ट किया था रशिया की आर्मी ने, लेकिन पूरा सपोर्ट है उन्हें हथियारों से, ट्रक्स, टैंक इन और सभी साजो सामान से। और ये लड़ाई अभी भी चल रही है, 2014 से लेकर 2016 हो चुका है अभी तक। तो अब सबसे पहले हम जानेंगे कि इस घटना का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो देखिए, यूक्रेन हमेशा से रशिया के कंट्रोल में रहा है, लगभग 400 सालों से वो रशियन एम्पायर के अंडर रहा है। लेकिन क्रीमिया दूसरी ओर, क्रीमिया जो है वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर था। ऑटोमन एम्पायर जो कि टर्की में स्थित है, मेनली टर्की, बाल्कन और इजिप्ट इस पूरे एरिया को कंट्रोल करता था। और ऑटोमन एम्पायर से 1783 में क्रीमिया रशिया के पास चला गया। एक लड़ाई हुई थी जिसमें रशिया जीत गया और इस लड़ाई के बाद क्रीमिया को रशिया को दे दिया गया। क्रीमियन वॉर नाम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लड़ाई थी 19वीं शताब्दी में, 1853 में और 1856 तक।
इसे लड़ने वाले जो दोनों साइड थे उनमें एक तरफ तो था रशियन एम्पायर और दूसरी तरफ 3 एम्पायर थे, ऑटोमन, फ्रेंच एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर। इस लड़ाई का मुख्य कारण ये था कि रशिया एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा था, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा था, और इसी रशियन एम्पायर को रोकने के लिए इन तीनों एम्पायर ने एकजुट होकर रशिया से लड़ाई लड़ी और इसमें रशिया की हार हुई। ये क्रीमियन वॉर इसीलिए 19वीं शताब्दी के सबसे इम्पॉर्टेंट वॉर्स में से एक है और इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है क्योंकि स्ट्रैटेजिक कारण जो उस ज़माने में थे वो आज भी 21वीं शताब्दी में भी मौजूद हैं। आज भी रशिया आगे बढ़ रहा है क्रीमिया के बहाने। तो देखिए, उसके बाद 1917 में रशियन रेवोल्यूशन होता है वर्ल्ड वॉर 1 के ख़त्म होने के वक्त, और उसके बाद यूएसएसआर की स्थापना होती है। क्रीमिया भी यूएसएसआर का एक हिस्सा बन जाता है और अगले 70 सालों तक वो यूएसएसआर के साथ ही रहता है। 1924 में स्टालिन यूएसएसआर के नेता बने और उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिसके कारण यूक्रेन में बहुत ही दुखद घटनाएं हुई। खास करके 1932 और 33 में एक आर्टिफिशियल फेमाइन क्रिएट करी गई, यानी कि स्टालिन की पॉलिसीज़ ऐसी थी कि वहाँ के लोगों को खाना नहीं दिया गया, जो अन्न पैदा हुआ था खेतों में वो वहाँ के फार्मर्स को ही नहीं दिया गया और वो सब एक्सपोर्ट कर दिया गया रशिया के दूसरे इलाके में। कहते हैं कि इस फेमाइन में लगभग 25 लाख से 75 लाख और कई एस्टिमेट तो 1 करोड़ यूक्रेनियंस भी कहते हैं कि इसमें मारे गए। तो आप देखेंगे कि 25 लाख से 1 करोड़ यूक्रेनियन 1932 की आबादी के लेवल पे बहुत बड़ा नंबर है। इतने लोग मारे गए सिर्फ एक पॉलिसी के कारण, स्टेट की सेंट्रल पॉलिसी। स्टालिन चाहते थे कि यूक्रेन में यूक्रेनियन लोग जितने हो सके कम हो जाए और वहाँ पे एथनिकली रशियन लोगों को बसाया जाए। इसी के तहत वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उन्होंने एक और पॉलिसी अपनाई, वो थी फोर्स्ड डिपोर्टेशन, यानी कि जो क्रीमिया में रहने वाले तातार लोग थे, ये तातार जो हैं ये मंगोल्स के वंशज थे। ये तातार मुस्लिम होते हैं और मंगोल्स के वंशज हैं जो कि पूरे सेंट्रल एशिया में पाए जाते हैं। तो क्रीमिया के तातार्स को वहाँ से पूरी तरह हटा दिया गया, उनको भेज दिया गया उज़्बेकिस्तान। क्रीमिया में तातार्स की पॉपुलेशन लगभग 35% थी वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के, वर्ल्ड वॉर 2 के पहले, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में ये 0.02% रह गई, यानी कि सारी पॉपुलेशन वहाँ से मूव कर दी गई और उनकी जगह रशियंस को बोला गया कि आप जाके क्रीमिया में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में जाके बसिए। तो रशिया जो है उसकी ये पॉलिसी, स्टालिन की जो ये पॉलिसीज़ हैं, इसने क्रीमिया को पूरी तरह से बदल के रख दिया। वहाँ पे एथनिकली अब रशियन लोग ज़्यादा थे जो रशियन भाषा बोलते थे, ना कि क्रीमिया की लोकल भाषा या फिर यूक्रेनियन भाषाएं। और ये क्रीमिया का जो हिस्सा है 1954 तक ये रशियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का हिस्सा था, लेकिन 1954 में इसे ट्रांसफ़र कर दिया गया रशियन एसएसआर से यूक्रेनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक में। ये एसएसआर जो है सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक थे, 15 एसएसआर्स थे जो कि मिलकर यूएसएसआर बनाते थे। अगर आपको इसके बारे में नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं जो कि मैंने रशियन रेवोल्यूशन और डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर पे बनाए हैं, उनमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये एसएसआर क्या है। तो देखिए 1954 में इसे ट्रांसफ़र किया गया रशिया से यूक्रेन में। हालांकि यूक्रेन था तब भी यूएसएसआर का हिस्सा, लेकिन उसका जो कंट्रोल है वो रीजनल कंट्रोल यूक्रेन को दे दिया गया। 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हुआ उसके बाद यूक्रेन एक अलग आज़ाद देश के रूप में उभरा। ऐसे में क्रीमिया ने कहा कि हमें भी आज़ादी चाहिए, लेकिन वो ऑटोनॉमी पे मान गए। तो क्रीमिया तब से ऑटोनॉमस रीजन है, यानी कि यूक्रेन में भी क्रीमिया को एक अलग दर्जा दिया गया है। क्रीमिया की अपनी अलग पार्लियामेंट होती है, क्रीमिया के रीजन में एक अलग प्राइम मिनिस्टर बैठता है, तो उसे काफ़ी हद तक ऑटोनॉमी मिल चुकी है 1991 में। अब हम बात करेंगे 2013 और 14 में जो पॉलिटिकल कारण थे जिसके कारण क्रीमियन क्राइसिस हुआ था। देखिए, विक्टर यानुकोविच 2010 में प्रेसिडेंट चुने गए यूक्रेन के। विक्टर यानुकोविच रशिया के करीबी माने जाते हैं, व्लादिमीर पुतिन के करीबी माने जाते हैं। यूक्रेन उस वक्त यूरोपियन यूनियन से एक डील साइन करने वाला था, एक ट्रीटी साइन करने वाला था, जो कि पहला कदम था यूक्रेन का ईयू में शामिल होने के लिए। यूरोपियन यूनियन में आप डायरेक्टली शामिल नहीं हो सकते, आपको कुछ ट्रीटीज़ पहले साइन करनी पड़ती हैं, तो ये उनमें से पहली ट्रीटी थी। और इस ट्रीटी के तहत ही काफ़ी फाइनेंशियल मदद मिलती यूक्रेन की इकोनॉमी को, लेकिन विक्टर यानुकोविच ने आखिरी वक्त पर, ऐन वक्त पर इस ट्रीटी को साइन करने से मना कर दिया। जैसे ही उन्होंने मना किया, प्रोटेस्ट शुरू हो गए, ऑपोजिशन पार्टी के लीडर जो हैं वो धरने पे बैठ गए, और इसी बीच यानुकोविच ने
यूरोपियन यूनियन की जगह रशिया का हाथ थाम लिया और रशिया के साथ एक डील साइन करी, $multi-billion डील, बेल आउट, क्योंकि एक यूक्रेन की इकोनॉमी की हालत काफ़ी ख़राब थी, इसलिए उन्हें पैसा चाहिए था और ये बेल आउट डील उन्होंने साइन करी रशिया के साथ। इससे प्रोटेस्ट और ज़्यादा बढ़ गए और ये प्रोटेस्ट लगभग 2 महीने चलते रहे। ये सारी घटना है नवंबर 2013 की। इसे यूरो मैदान प्रोटेस्ट कहा जाता है क्योंकि जिस जगह पे प्रोटेस्ट होते थे, जो सेंट्रल चौक है पार्लियामेंट के सामने, यूक्रेन की पार्लियामेंट के सामने, उसको कहते हैं यूरो मैदान। तो यूरो मैदान प्रोटेस्ट काफ़ी बड़े स्तर पर चले। इनिशियली ये पीसफुल थे, प्रदर्शनकारियों ने किसी तरह की हिंसा नहीं करी, लेकिन विक्टर यानुकोविच ने इन्हें दबाने के लिए मिलिट्री और पुलिस का उपयोग किया, हिंसक तरीक़ों का उपयोग किया, लोगों को उठवा लिया, किडनैप किया, कई लोगों को सीक्रेटली मर्डर कर दिया गया। इस कारण से ये प्रोटेस्ट भी वायलेंट हो गए और 20 फरवरी आते आते इतने वायलेंट हो गए कि कई सारे प्रोटेस्टर्स को मिलिट्री ने मार दिया गोलियों से। लगभग 40 प्रोटेस्टर्स की एक ही दिन में मौत हो गई और इसके कारण प्रोटेस्ट बहुत वायलेंट हो गया, इतना वायलेंट कि विक्टर यानुकोविच को भागना पड़ा। उन्हें अपनी जान की परवाह थी, उन्हें अपनी जान पे डर था कि कहीं ये भीड़ पार्लियामेंट या फिर राष्ट्रपति के घर में घुसकर ही मुझे ना मार दे। तो यानुकोविच अचानक रातों रात गायब हो गए और वो रशिया पहुँच गए। और जैसे ही विक्टर यानुकोविच वहाँ से गए, पीछे इंटरिम गवर्नमेंट सेटअप करी गई, ऑपोजिशन एमपीज़ ने मिलकर और जो बाकी बचे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, उन सब ने मिलकर एक इंटरिम गवर्नमेंट सेटअप करी। इस गवर्नमेंट ने 21 फरवरी को यूरोपियन यूनियन से एक एग्रीमेंट साइन किया और इस एग्रीमेंट के तहत पीस एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसमें कहा गया कि आप हमें बेल आउट दीजिए, आप हमें फाइनेंशियल मदद दीजिए, बदले में हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, चुनाव करवाएंगे, नए चुनाव होंगे अगले 6 महीने के अंदर अंदर और कई तरह के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करेंगे। पुतिन ने इसे कहा इल्लीगल कू, क्योंकि पुतिन का कहना था कि विक्टर यानुकोविच एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे 2010 में और उन्हें हटाया जाना डेमोक्रेसी के खिलाफ है। तो दूसरी ओर प्रोटेस्टर्स का कहना था कि ये वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थे, लेकिन वो एक तानाशाह की तरह बर्ताव कर रहे थे, हिंसक रूप से आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहे थे। अपने ही लोगों को उन्होंने गोलियों से मरवाया, किडनैप करके, और जंगल में उनका एग्जीक्यूशन स्टाइल से मर्डर किया गया। इन सभी कारणों से विक्टर यानुकोविच जनता के खिलाफ हो गए थे। जैसे ही विक्टर यानुकोविच यूक्रेन से भागे, उसके कुछ ही दिन बाद क्रीमिया में प्रोटेस्ट शुरू हो गए और इन प्रोटेस्ट में रशिया ने कुछ प्रोटेस्टर्स को भेजा, रशिया की तरफ से उनका सपोर्ट मिला हुआ था। इन प्रोटेस्टर्स ने क्रीमिया की पार्लियामेंट पे कब्जा कर लिया और वहाँ पे एक नया प्राइम मिनिस्टर स्थापित किया। पुराने प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर कर दिया। एक तरह से हॉस्टेज सिचुएशन थी, उन्होंने घेर लिया पार्लियामेंट को और पीएम से इस्तीफ़ा दिलवाया और इस नए प्राइम मिनिस्टर को शपथ दिलाई। ये नया प्राइम मिनिस्टर जो है क्रीमिया का, ये रशिया के फेवर में थे और इन्होंने कहा कि रशिया से मदद मांगी कि हमें सिक्योरिटी और पीस के लिए क्रीमिया में आपसे मदद चाहिए। देखिए, क्रीमिया जो है उसमें ज़्यादातर लोग रशियन भाषा बोलते हैं और रशियन एथनिसिटी के हैं, यानी कि क्रीमिया में लगभग 80% लोग रशियन बोलते हैं और वहाँ की एथनिकली भी वो रशियन हैं। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि स्टालिन ने वहाँ से तातार्स को हटाकर रशियन लोगों को बोला था कि आप जाके सेटल करिए। कई रशियंस को उसने वहाँ सेटल किया था। तो एथनिकली क्रीमिया रशियन है, इसीलिए वो रशिया से काफ़ी करीब है। वहाँ के लोगों में रशिया के प्रति एक अपनत्व का भाव है और इसीलिए ये प्रोटेस्ट हुए, क्योंकि क्रीमिया के और जो ईस्टर्न और सदर्न एरिया के जो लोग हैं यूक्रेन में, वो नहीं चाहते थे कि ये सरकार जो आई है, इंतरिम सरकार आई है, ये राइट विंग की सरकार थी, ये रशियंस के बिल्कुल खिलाफ थी, तो ये सरकार सत्ता में रहे। इसी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, लेकिन रशिया ने इस प्रोटेस्ट का फ़ायदा उठाया और उसने अपने सोल्जर्स को भेजा बिना किसी सिंबल के। जैसे आप देख सकते हैं इनके चेहरे भी यहाँ ढके हुए हैं और किसी तरह का कोई नाम या फिर कोई इंसिग्निया नहीं है इन सोल्जर्स के ऊपर जो कि ये बताए कि ये किस देश के हैं, किस बटालियन के हैं। तो मास्क्ड सोल्जर्स विदाउट एनी इंसिग्निया इन्हें भेजा गया और इन्होंने 3 दिन के अंदर अंदर सारे एयरपोर्ट, क्रीमिया के सारे एयरपोर्ट, मिलिट्री बेसिस, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स थी, पार्लियामेंट है, सारी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे इन्होंने कब्जा कर लिया और 3 दिन के अंदर अंदर पूरी आर्मी ने क्रीमिया पे एक तरह से रशिया का रूल हो गया, रशिया का राज हो गया। अब जो नया प्राइम मिनिस्टर था क्रीमिया का, उन्होंने कहा कि एक जनमत संग्रह करवाना चाहता हूं मैं और इस जनमत संग्रह से तय होगा कि क्या हम आज़ादी, क्या क्रीमिया के लोग पूरी तरह से आज़ाद रहना चाहते हैं, यानी कि ना तो यूक्रेन के साथ, ना रशिया के साथ, या फिर वो रशिया के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं।
ध्यान देने लायक बात यह है कि इसमें तीसरा ऑप्शन यूक्रेन के साथ फिर से जुड़ने का था ही नहीं। सिर्फ दो ऑप्शन थे, या तो पूरी आज़ादी या फिर रशिया के साथ जुड़ जाना। तो ये जनमत संग्रह होता है 16 मार्च 2014 को। इसमें 83% लोग वोट डालने के लिए आए और लगभग 97% लोगों ने रशिया को ज्वाइन करने के फेवर में वोट डाला। हालांकि ये इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को अलाउ नहीं किया गया था इस इलेक्शन में, इसीलिए इस इलेक्शंस को ज़्यादातर देशों ने नकार दिया। दुनिया के लगभग सभी देशों ने कहा कि ये एक बहुत ही फ्रॉड जनमत संग्रह था, क्योंकि इसमें किसी ऑब्जर्वर को आपने अलाउ नहीं किया, इसको किसी ने भी क्रीडेंस नहीं दी, यानी कि लोगों ने इसको सही नहीं माना। बाद में कुछ रिपोर्ट्स भी लीक हुई रशिया की मीडिया में, जिनमें कहा गया कि एक्चुअली में सिर्फ 30% लोगों ने ही इसके फेवर में वोट डाला था, ना कि 97% ने, लेकिन ये रिपोर्ट्स बाद में खारिज कर दी गई। तो देखिए 16 मार्च को रेफरेंडम हुआ और 18 मार्च को क्रीमिया के प्राइम मिनिस्टर ने व्लादिमीर पुतिन के साथ एक डॉक्यूमेंट साइन किया, जिसके तहत क्रीमिया फिर से रशिया का हिस्सा हो गया, रशियन फेडरेशन को उसने ज्वाइन कर लिया। जैसे ही क्रीमिया रशिया से जुड़ा, अब देखिए रशिया इसे कहता है कि क्रीमिया हमसे अपने आप जुड़ा है, और पूरी दुनिया कहती है कि ये रशिया ने एनेक्सेशन किया है, यानी कि उन्होंने कब्जा किया है। अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग शब्द हैं इस्तेमाल के। इसके तुरंत बाद यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, ब्रिटेन और दूसरे नेटो कंट्रीज़ हैं, इन्होंने रशिया पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लागू कर दिए, यानी कि रशिया की इकोनॉमी में जो ट्रेड की डील्स हैं उन पे कुछ सैंक्शन हो गए। कई कंपनियों को अलाउड नहीं था कि अब आप रशिया के साथ जाके ख़रीदारी कर सकते हैं, या फिर रशिया से नेचुरल गैस या फिर ऑयल इंपोर्ट कर सकते हैं। कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। रशियन मिनिस्टर्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाए कि वो यूके, यूएस इन देशों में आना जाना नहीं कर सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते। उनके जितने भी अकाउंट्स थे उन सबको फ्रीज़ कर दिया गया। न्यूयॉर्क के बैंक्स में जो भी अकाउंट थे रशिया के मिनिस्टर्स के, व्लादिमीर पुतिन के, उन सभी को फ्रीज़ कर दिया गया। इस तरह के इकोनॉमिक सैंक्शंस रशिया पे लगाए। ये सैंक्शंस आज भी रशिया को बहुत बुरी तरह से चुभ रहे हैं। रशिया की इकोनॉमी 2 साल से लगातार गिरती जा रही है, क्योंकि उसके बाज़ार में नेचुरल गैस और ऑयल के ख़रीदार कम हो गए हैं इन सैंक्शंस के कारण। यही कारण है कि रशिया ने चाइना से एक डील करी है साइन, जिसके तहत अब चाइना रशिया की गैस खरीदेगा। $400 बिलियन की जो एक डील है, ये आज दिन तक की सबसे बड़ी नेचुरल गैस की डील साइन हुई थी 2014 में। दूसरी चीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने G8 से, ग्रुप ऑफ 8 से रशिया को निकाल दिया, और इसीलिए अब ये रह गया है सिर्फ G7 ग्रुप। ठीक है, जैसे ही ये क्रीमिया का एनेक्सेशन होता है, उसके तुरंत बाद ईस्टर्न यूक्रेन में जहाँ पे दूसरे कुछ प्रोविंस थे, दूसरे कुछ इलाके थे, वहाँ पे भी रशियन लोग थे यूक्रेन में। वो लोग भी रशियन भाषा बोलते थे और रशिया से ज़्यादा अपने आप को करीब मानते थे। उन एरिया में भी सेपरेटिस्ट प्रोटेस्ट शुरू हो गए, प्रो रशियन प्रोटेस्ट शुरू हो गए, और वहाँ पे एक लड़ाई छिड़ गई। तो ये लड़ाई क्या थी? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईस्ट और साउथ यूक्रेन के जो हिस्से हैं, वहाँ पे एथनिकली लोग, कई सारे लोग रशियन हैं। मेजॉरिटी लगभग 60 से 70% लोग रशियन हैं, रशियन भाषा बोलते हैं, अपने आप को रशियन मानते हैं। ये एरिया है लुहांस्क, दोनेट्स्क, खार्किव और ओडेसा। इन एरियाज़ में आप इस मैप में देखिए, जो आपको लाल रंग में ये एरिया दिख रहे हैं, ये है खार्किव, ये है लुहांस्क, ये है दोनेट्स्क और ये है ओडेसा, और ये है क्रीमिया। तो ये सभी इलाके जो रेड में आपको दिख रहे हैं, ये रशियन भाषा बोलते हैं, एथनिकली अपने आप को रशियन मानते हैं, और आप देखेंगे कि इनका बॉर्डर रशिया से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये रशिया के हिस्से से ज़्यादा नज़दीक हैं, इसीलिए इनमें थोड़ा रशियन इन्फ्लुएंस है। दूसरी ओर जो ये ऑरेंज और ब्राउन कलर का इलाका है, ये लोग अपने आप को प्योरली यूक्रेनियन मानते हैं, और इस इलाके में यूक्रेनियन भाषा बोली जाती है। तो ये एक तरह का यूक्रेन में डिवाइड है, 2 हिस्सों में बटा हुआ है ये देश। हालांकि ऐसे नहीं बटा है जैसे कि भारत पाकिस्तान बट गया था, लेकिन दोनों में तनाव रहता है हमेशा। और एक तरीके से आप इसे ऐसे देख सकते हैं, इस मैप में आप देखेंगे कि 2010 का जो इलेक्शन था, उसमें जो रेड कलर का एरिया है, ये पूरा विक्टर यानुकोविच को इन्होंने अपना वोट दिया था। विक्टर यानुकोविच माने जाते हैं रशिया के करीब, और इसीलिए इन्हें यहाँ पे वोट मिला। और दूसरी ओर यूक्रेनियन भाषा वाला जो इलाका है ब्लू कलर में, इन्होंने वोट दिया टाइमोशेंको को। टाइमोशेंको यूक्रेन जो है यूरोपियन यूनियन के करीब मानी जाती थी, तो इन कैंडिडेट को वोट दिया यूक्रेन वाले लोगों ने। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट बंटवारा एक तरह से देश का हो गया है एथनिक लाइंस पे या फिर रशियन लाइंस पे।
ऐसा नहीं है कि इस इलाके में रहने वाले लोग ये चाहते हैं कि हम रशिया से ज्वाइन कर लें, लेकिन इनका मानना है कि क्योंकि हम पहले यूएसएसआर का हिस्सा थे, हम रशिया से ज़्यादा करीब थे, तो हमें आज भी एज अ कंट्री यूक्रेन को रशिया से ज़्यादा नज़दीक होना चाहिए, इकोनॉमिकली रशिया से ज़्यादा डिपेंडेंट होना चाहिए, व्यापार हमें रशिया से बढ़ाना चाहिए, ना कि यूरोपियन यूनियन से। दूसरा कारण भेदभाव का ये रहा कि जो नई सरकार आई 21 फरवरी को, इंटरिम गवर्नमेंट बनी, उसने आते ही रशियन लैंग्वेज की मान्यता रद्द कर दी। उनके अनुसार देश में सिर्फ एक ही भाषा होगी और वो है यूक्रेनियन। पहले रशिया को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ था, दूसरी यानी कि सेकंड लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ था रशियन को, क्योंकि देश में लगभग 33% लोग रशियन बोलते हैं। इस तरह के व्यवहार से इंटरिम गवर्नमेंट जो थी, आपको मैंने बताया, वो राइट विंग गवर्नमेंट थी, बहुत ही ज़्यादा राइट विंग मेंबर्स थे उसमें, तो इसलिए इन एरियाज़ में भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए इन नई सरकार के खिलाफ, इंटरिम गवर्नमेंट के खिलाफ। और इन्होंने कहा कि जैसे क्रीमिया ने अपनी आज़ादी ली है, वैसे ही हम भी आज़ादी लेना चाहते हैं, और इसी आज़ादी के लिए उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। तो मार्च 2014 से अगस्त 2014 तक फाइटिंग चलती रही यूक्रेनियन आर्मी के बीच में और मिलिशियाज़, और ये मिलिशियाज़ को सपोर्ट किया रशिया की आर्मी ने। फिर से रशिया ने अपनी आर्मी के ऑफिसर्स को भेजा जिन पे कोई सिंबल नहीं लगा हुआ था, किसी तरह का कोई उन पे निशानी नहीं थी कि इस ऑफिसर का नाम क्या है, क्या रैंक है, कौन से बटालियन का है। और रशिया के सोल्जर्स इनफैक्ट जो पकड़े गए, यूक्रेन की आर्मी ने जिन को पकड़ लिया, उन्होंने ये कहा कि हम तो यहाँ छुट्टी मनाने आए हैं, यानी कि हम हैं तो रशिया के सोल्जर, लेकिन हम रशियन आर्मी से छुट्टी लेकर यूक्रेन में लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। तो इस तरह के उन्होंने बहाने बनाए। दूसरी ओर पूरी तरह से मटेरियल सपोर्ट दिया इन मिलिशियाज़ को, जैसे कि टैंक्स, बंदूकें, मिसाइल्स। इन्हीं की एक मिसाइल से मलेशियन एयरलाइंस का प्लेन MH17 जो है वो गिरा दिया गया था, और वो मिसाइल भी रशिया की आर्मी ने ही सप्लाई करी थी इन मिलिशियाज़ को। तो ये मिलिशियाज़ ने 2 इंडिपेंडेंट अपने एरिया घोषित कर दिए, डोनेस्क और लुहांस्क। तो ये जो आपको मरून कलर में दिख रहा है, ये दोनों इंडिपेंडेंट एरिया घोषित कर रखे हैं। तो ये घोषित कर रखा है लुहांस्क रिपब्लिक, और ये घोषित कर रखा है डोनेस्क रिपब्लिक। तो ये 2 इंडिपेंडेंट हैं। ध्यान दीजिएगा, इन्हें रशिया ने एनेक्स नहीं किया है, रशिया ने सिर्फ क्रीमिया को अपने कब्जे में लिया है। इन दोनों पे रशिया कहता है कि हम इन्हें भड़का नहीं रहे हैं, ये तो यूक्रेन के खिलाफ पहले से लोग कर रहे हैं आंदोलन, हम तो सिर्फ इन्हें मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं, ये कहना है रशिया का। तो ये 2 इलाके अभी भी काफ़ी हद तक सेपरेटिस्ट के कंट्रोल में हैं, और 2016 के अंत तक अभी भी वहाँ पे छुटपुट लड़ाई चल रही है। पूरी तरह से यूक्रेन की सरकार का कब्जा नहीं हुआ है इन एरियाज़ में। सितंबर 2014 में सबसे पहले सीज़ फायर एग्रीमेंट साइन किया गया पेट्रो पोरोशेंको के द्वारा। ये जून में राष्ट्रपति चुने गए थे यूक्रेन के, जो नए चुनाव हुए उनमें ये चुनकर आए, राष्ट्रपति बनकर आए। तो पेट्रो पोरोशेंको यूक्रेन की तरफ से रशिया और जो ईस्टर्न रिपब्लिक्स थे, मैंने आपको बताया लुहांस्क और डोनेस्क रिपब्लिक, जिन्होंने अपने आप को आज़ाद घोषित कर रखा है, इन सभी ने एक एग्रीमेंट साइन किया सितंबर में मिंक शहर में, और जो कि बेलारूस में है, इसीलिए इसे कहा गया मिंक एग्रीमेंट। लेकिन ये सीज़ फायर कुछ टाइम ही चला और उसके बाद फिर से लड़ाई शुरू हुई 2015 में। 2015 फरवरी में मिंक सेकंड एग्रीमेंट साइन किया गया, ये भी मिंक शहर में साइन किया गया, इसे कहते हैं मिंक 2 या फिर मिंक सेकंड एग्रीमेंट। फिर से इस एग्रीमेंट को तोड़ दिया और लड़ाई छेड़ दी इन रिपब्लिक्स ने, और छिटपुट लड़ाइयाँ अभी भी चलती आ रही हैं। सितंबर 2016 में तीसरा एग्रीमेंट साइन हुआ है। अब देखना यह है कि ये कितने टाइम तक पीस बनी रहती है और आगे इसमें क्या होता है। अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि रशिया क्रीमिया में इतना इंटरेस्टेड क्यों है। क्या कारण है कि क्रीमिया को रशिया ने तुरंत अपने कब्जे में ले लिया, और विक्टर यानुकोविच के आते ही वहाँ से इतनी टेंशन आपस में दोनों देशों के बीच में हुई कि रशिया मिलिट्रीली अपना पूरा सपोर्ट दे रहा है यूक्रेन के मिलिशियाज़ को, जबकि उसका वहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। यूक्रेन एक पूरी तरह से इंडिपेंडेंट कंट्री है, एक दूसरे इंडिपेंडेंट कंट्री की मिलिशियाज़ को सपोर्ट करना इंटरनेशनल लॉ के तहत इलीगल है, पर फिर भी रशिया ऐसा सपोर्ट कर रहा है। तो क्यों? देखिए, पहला रीज़न है स्ट्रैटेजिक लोकेशन। क्रीमिया की स्ट्रैटेजिक लोकेशन हमेशा से ऐसी रही है कि वो ब्लैक सी के लिए एक्सेस देता है, मेडिटेरेनियन सी जाने का रास्ता वहीं से है, और बॉल्कन यानी कि जो रोमानिया, बल्गारिया
और सर्बिया का इलाका है, बाल्कन एरिया है यूरोप का, उसमें जाने का रास्ता भी आराम से रशिया से मिल जाता है। तो यानी कि रशिया की आर्मी, नेवी, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, किसी भी तरह के काम के लिए अगर आपको बाहर निकलना है रशिया से तो आपको क्रीमिया में कब्ज़ा करना ज़रूरी है, यानी कि क्रीमिया के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, ब्लैक सी फ्लीट ऑफ रशियन नेवी। रशिया की एक बहुत बड़ी ब्लैक सी फ्लीट है। ये इनका लगभग आधी नेवी इनकी सेवास्तोपोल में बैठी है। सेवास्तोपोल जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बड़ा शहर है क्रीमिया का, वहाँ पर रशिया की ब्लैक सी फ्लीट कई सेंचुरीज से स्थित है। जब यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट देश था तब भी रशिया ने वहाँ पे किराए पे ले रखा था इस शिपयार्ड को, और पूरे बंदरगाह को इन्होंने किराए पे लेकर यूक्रेन से अपने कंट्रोल में ले रखा था। यूक्रेन ने कुछ साल पहले ऐसा कहा था कि 2017 के बाद हम रशिया को सेवास्तोपोल का जो ये सी पोर्ट है, बंदरगाह है, हम इन्हें किराए पर नहीं देंगे। अब वहाँ पे आपको अपनी नेवी हटानी पड़ेगी। ये रशिया के लिए नागवार था। क्योंकि सेवास्तोपोल रशिया का अकेला वार्म वाटर पोर्ट है, यानी कि ये सर्दियों में जमता नहीं है। यहाँ से 12 महीने आप अपने जहाज़ चला सकते हैं, मेडिटेरेनियन में जा सकते हैं, अटलांटिक ओशन, दुनिया में कहीं भी आप जा सकते हैं अगर आपके पास ब्लैक सी एक्सेस है। रशिया के जो नॉर्थ पोर्ट हैं जैसे कि मुर्मांस्क, ये सर्दियों में फ्रीज़ हो जाते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग, ये सर्दियों में पूरी तरह से जम जाते हैं, और इसीलिए रशिया के पास यूरोप की तरफ कोई भी जहाज़ बाहर निकालने का रास्ता नहीं है सिवाय सेवास्तोपोल के। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि क्रीमिया रशिया ने एनेक्स कर लिया। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, तो देखिए जैसे नेवी के लिए इंपॉर्टेंट है वैसे ही ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, ट्रेड के लिए भी सेवास्तोपोल और क्रीमिया के दूसरे पोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 12 महीने चालू रहते हैं। आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि नेटो और यूरोपियन यूनियन धीरे धीरे रशिया को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। पहले लातविया, एस्टोनिया, लिथुएनिया, ये तीनों कंट्रीज़ भी यूएसएसआर का पार्ट थे, लेकिन जब ये आज़ाद हुए 1991 में, उसके बाद धीरे धीरे नेटो ने इन्हें अपने मेंबर्स बना लिया है। तो अब ये तीनों कंट्रीज़ नेटो के मेंबर हैं और यूरोपियन यूनियन के भी मेंबर हैं। इसी तरह से यूक्रेन से भी ट्रीटी साइन होने ही वाली थी यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने के लिए, और रशिया को ऐसा डर था कि एक बार अगर यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन गया तो उसे नेटो का मेंबर बनते हुए देर नहीं लगेगी और यूएस के कब्ज़े में वो चला जाएगा, और इससे रशिया की सिक्योरिटी को बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया का बॉर्डर एक है। अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाता है तो अमेरिका की मिसाइल्स सीधे रशिया के बॉर्डर पर आकर तैनात करी जा सकती हैं। ऐसे में रशिया की सिक्योरिटी को बहुत ही बड़ा थ्रेट था और रशिया को ये पसंद नहीं आया। उसने इसके खिलाफ एक्शन लिया और क्रीमिया को अपने कब्ज़े में ले लिया। तो इससे यूएसए को भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल गया है कि आप रशिया की सिक्योरिटी के साथ इस तरह का एग्रेसिव बिहेवियर नहीं कर सकते। आई होप आपको क्रीमियन क्राइसिस समझ में आया होगा। आप अपना फीडबैक कमेंट्स में दे सकते हैं, टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं कि किन सब्जेक्ट्स पे मैं वीडियो बनाऊं। थैंक यू वेरी मच।